नमस्कार, मैं सुधांशु। आज हम लोग एक नए विषय पे बात करेंगे जिसमें है कि जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है ना, उसको कैसे शुरुआत किया जाए। जो फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं स्टूडेंट कि उन्हें तैयारी करनी है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं सिलेबस को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, तो किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए जो फर्स्ट टाइम तैयारी करना शुरुआत कर रहे हैं। तो आप ज़्यादातर जगहों पे जब भी आप किसी टॉपर्स को सुनते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें आपको बताते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने प्लानिंग से उसको कनेक्ट कर पाते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि वो अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी में उलझ जाते हैं। तो क्या ये जो प्लानिंग है सिविल सर्विसेज की, ये बिल्कुल अलग होती है? हर किसी की प्लानिंग अलग होती है। तो कुछ चीज़ें अलग हो सकती है, लेकिन जो फाउंडेशन है प्लानिंग का, तैयारी का, वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, यूपीएससी। उन्हें बेस्ट कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि जो यूपीएससी से जो सिविल सर्वेंट जो आते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस कंट्री के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि अपने एकेडमिक और अदर जो स्किल्स हैं जो उस काम को करने के लिए ज़रूरी हैं वो उनमें होने चाहिए। तो सबसे पहला, कोई भी अगर किसी को कोई सेलेक्ट करना हो कैंडिडेट, तो वो क्या देखेगा? वो सबसे पहले देखता है कि आपकी स्कूलिंग आपने कितनी अच्छी पढ़ी है। आपने क्लास 6 से लेकर के, जब से आपको सोशल साइंस इंट्रोड्यूस होता है, साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं, तब से लेकर के आपकी पूरी स्कूलिंग की पढ़ाई आपने कितनी अच्छे से की है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए। इससे रिलेटेड भी कई सारे डाउट्स हो सकते हैं, जैसे क्या 6 से लेकर के 12 तक पढ़ना है या सिर्फ 11-12 का पढ़ना है, कौन से बुक को एनसीईआरटी से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। कुछ बहुत अच्छी भी सब अदर बुक्स हैं जो एनसीईआरटी के अलावा है, क्या उनको स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए या बाद में पढ़ना चाहिए। इन कई तरह के डाउट्स अगर आपके मन में हैं तो हम इन सारे डाउट्स को एक एक करके इनको कैटर करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड थिंग कि एक बार अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है ना, अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक, जिसे हम लोग दूसरे स्टेज का प्रिपरेशन बोलते हैं, कि उस फेज में आप क्या कर रहे होंगे। और जब आपका सेकेंड फेज कंप्लीट होता है तब आप एक्चुअल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जैसे आप टेस्ट सीरीज़ देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुआ फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। तो ये 3 फेज जो है, ये हर कैंडिडेट जिसने भी सिलेक्शन हुआ या जिसका कुछ नंबर से छूट गया, इस बात को आपको समझना होगा कि यही 3 फेज है। इसमें आप इसको आप अपने अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पर आपको ये 3 काम करना ही करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि क्या एनसीईआरटी से ही तैयारी शुरू करनी चाहिए या किसी कोचिंग के नोट से करें। तो ज़्यादातर जितने भी लोग अच्छे टीचर्स हैं या फिर जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, इंक्लूडिंग कि जो मैं भी हूँ, आपको यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी स्किप ना करें। क्लास 6 ही क्यों ना हो, इम्पॉर्टेंट है वो। क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी का महत्व ये नहीं है कि आपको नॉलेज चाहिए उससे। आपको एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में, कि जिस तरीके से वो किताब लिखी गई है वो सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप एक इस तरह से सोचिए कि जो एनसीईआरटी की हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी की बुक हो गई, इकोनॉमी की बुक हो गई, और पॉलिटिकल साइंस की जो किताब है एनसीईआरटी की 6 से लेकर के 12 तक, हाँ, उनमें कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, पर फिर भी आपको पढ़ना चाहिए। आप सोचोगे क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपका जब तक आप जो स्कूलिंग है आपका, आप बहुत सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं, या हमारी स्कूलिंग व्यवस्था को अगर आप देखो, क्या पर्पस रहता है लोगों का? एग्ज़ाम पास करना, ज़्यादातर लोगों का। पर आप यूपीएससी में वो एटीट्यूड के साथ नहीं आ सकते हैं कि मैंने 10th में बहुत अच्छा नंबर लाया, मैंने बहुत पढ़ा, है ना। लेकिन आपको वो चीज़ें को अप्लाई करने सीखना है। तो मुझे लगता है कि पहले स्टेज में आपको, जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तो आपको 4 महीने तक कोशिश करनी चाहिए कि जो भी एनसीईआरटी की सब्जेक्ट वाइज किताबें हैं वो सारे बुक्स को आप पढ़ें। जब आप दोबारा पढ़ रहे होंगे ना एनसीईआरटी बुक को, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर रेलिवेंट है, कौन सा चैप्टर कम रेलिवेंट है। तो जो ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन है कि हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में एक अक्सर लोग पूछते हैं स्टूडेंट्स कि पुराने एनसीईआरटी से किया जाए या नए एनसीईआरटी से। तो दोनों, अगर आप दोनों किताब को पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि दोनों में जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है। थीम वही है, जो नई एनसीईआरटी है वो थीम वाइज लिखी हुई है। तो मुझे लगता है कि आप पहले न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, अगर आपको उसके बाद जब आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो तो आप एक बार ओल्ड एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित है, क्या पॉलिटी सब्जेक्ट्स है उसके लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि पॉलिटी की बहुत अच्छी एक किताब है, जो अक्सर जिसके बारे में लोग कहते हैं कि हाँ इस बुक को आप पढ़ो, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एनसीईआरटी आपको सोचने सिखाता है, एनसीईआरटी आपको कंटेंट का एनालिसिस करने सिखाता है। वो आपको एक मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ता है एनसीईआरटी को समझने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आगे की प्रिपरेशन में। एक बार जब आपने पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया, फिर आप क्या करोगे? एक सब्जेक्ट कंप्लीट करा, आप उस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दो। अब ये टेस्ट आपको जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ नंबर्स और ईमेल आईडी और लिंक मिल जाएगा, जहाँ से कि आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, उसका एनालिसिस करिए, फिर उस पे जो है आप फीडबैक ले करके और उसको सुधारिए। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट फेज के बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।